दोस्तों, द क्विंट हिंदी और इंग्लिश पर आपका स्वागत है। बजट का और बाजार में तेजी का मौसम है। सौरभ मुखर्जी से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। वो को फाउंडर हैं मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के। आइए उनसे समझते हैं कि बाजार और बजट और इकोनॉमी और आपकी मेरी कमाई को कैसे देखा जाए। इनके बारे में खास बात जान लीजिए। अगर इस साल आपको ये एक मैन ऑफ द मैच निकालना हो तो पूरे साल में इन्होंने चौके छक्के मारे हैं। 30% के आसपास का रिटर्न देने वाले इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। सौरभ, आपने लिए हमारा वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुछ क्विक क्वेश्चन है, छोटे छोटे। बजट का आपको इंतजार कर रहे हैं या जरूरत नहीं है बजट का वेट करने की आपको? देखिए, हमारे हमारे पेशे में, पोर्टफोलियो मैनेजर के पेशे में हर दिन का इंतजार करना पड़ता है। हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। सो उसी मुताबिक बजट भी एक ऐसा दिन है जहाँ पे हम सुबह उठ के अपना कॉफी वगैरह पी के बैठ जाते हैं स्क्रीन के सामने। सो उसी उसी रवैये से 1 फरवरी को भी अप्रोच कर रहे हैं। क्या अ, देखेंगे? अ, अ, देखेंगे कि सरकार किस तरीके से फिस्कल बैलेंस को संभालती है। बाकी बाकी सारे अनाउंसमेंट से, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, लास्ट ईयर जुलाई अगस्त सितंबर में सरकार ने जिस प्रकार की घोषणाएं की, मेरे ख्याल से अच्छी घोषणाएं की, अप्रोप्रिएट टाइमली पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की, तो काफी सारा फिस्कल सिचुएशन तो समझ आ गया है। बस इतना ही देखना है कि बजट डेफिसिट अगले साल का बजट डेफिसिट सरकार क्या टारगेट करती है। मेरे ख्याल से 6% के आसपास रहेगा, बट अगर उससे ज्यादा किया थोड़ी सी ज्यादा अग्रेशन होगी, और कम किया तो बहुत ज्यादा टाइटनेस होगी। सो सो मैन ऑफ द मैच की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमन जी ने कोविड के बिल्कुल हाइट पे जुलाई अगस्त सितंबर में काफी अच्छा मैच खेला। उन्होंने काफी अच्छे चौके छक्के लगाए। बस उनको मंडे को स्टेबल इनिंग्स खेलना है, वंस एंड टूज लेने हैं। और अगर सरकार फिजिकल बैलेंस को मोटा मोटी संभाल ले अगले साल के लिए, बाकी सारा इकोनॉमी का मोटा मोटी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। विदेशी निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक, कैपेक्स साइकिल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ज्यादा हमको उछल कूद करके ड्रामा बनाने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे बाद में। लेकिन अब दूसरा, इस वक्त इमीडिएट सबके दिमाग में एक ही सवाल है कि 50,000 को टच करने के बाद फिर बाजार 5% नीचे है। तो अब इस बाजार को कैसे समझा जाए, कैसे अप्रोच किया जाए? कुछ हद तक संजय जी हमको खुशी होती है जब ये मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। फिर लगता है कि हमारी भी कुछ अहमियत है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ही बढ़ता रहा फिर तो हम जैसे लोगों का कुछ जरूरत नहीं होगी। लोग घर बैठे स्टॉक लेंगे और चढ़ता रहेगा, फिर हम जैसे लोगों को याद भी नहीं करेगा। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, 5% करेक्शन पे ऑनेस्टली हम ज्यादा उस पर सर दिमाग नहीं लगाते। मार्केट ऑन ईयर बेसिस निफ्टी आपका 14-15% चढ़ा है। अगर हम लास्ट एक महीने का 5% करेक्शन में ज्यादा सर खपाने लगे तो हिंदुस्तान में कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। स्टेप बैक करके बिग पिक्चर देखते हैं। बिग पिक्चर वैसा ही जैसे हमने लास्ट एक साल से बोला है। सॉलिड इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है अक्रॉस सेक्टर्स, नॉट जस्ट मार्सेलस के स्टॉक्स में, नॉट जस्ट इन स्टॉक्स लाइक एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, जो जाने माने पहचाने स्टॉक है। बट हमारे पोर्टफोलियो के बाहर भी अगर हम स्टॉक देखें, जैसे कि अल्ट्राटेक, जैसे कि क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जैसे कि हैवल्स, जैसे कि मैरिको, जैसे कि यूनिलीवर, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी सॉलिड रिजल्ट दिखला रहे हैं और दिख रहा है कि इकोनॉमी साफ रिकवर हो रही है। दूसरी बात, इस रिकवरी की जो सोर्स है वो भी काफी अंडरस्टूड है। हिंदुस्तान के 40 साल का जो हिस्ट्री देखें, 1980 से लेकर आज तक, जब कभी भी यूएस में रिसेशन आई, उसके अगले साल में इंडिया में रिकवरी की लहर आई। क्यों ऐसा होता है? वाई डू वी नीड अ यूएस रिसेशन टू रिकवर? सिंपल बात है, यूएस रिसेशन से हमको दो चीजें मिलती है, एक तो सस्ता तेल और दूसरा सस्ता पैसा। टिपिकली यूएस रिसेशन से 2.5% से यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे जाता है। आरबीआई वो रेट कट के माध्यम से आपको मुझ तक वो पैसा पहुंचाता है। बिल्कुल वैसा हुआ है लास्ट 12 महीने में। मैं लास्ट ईयर 15 मार्च से लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। दूसरी बात, यूएस रिसेशन से तेल का भाव $50 से $80, 50 से 80% गिरता है। इस बार भी वैसा हुआ। सरकार ने वो ड्रॉप इन ऑयल प्राइस पे ड्यूटी मार के आपसे मेरे से एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया, जो सरकार लोअर स्ट्राटा के कंज्यूमर्स को बांट रहा है। ठीक चीज कर रहे हैं। बट यूएस रिसेशन इन ईयर टी, इंडियन इकोनॉमी बूम्स इन T+1, ये फॉर्मूला इंडिया के हिस्ट्री में कभी फेल नहीं हुआ है। इस बार भी ये फॉर्मूला खरा निकल रहा है। बिल्कुल। एक चीज और समझाएं, क्योंकि दर्शकों को ये बताना चाहिए कि हम लोग जो मुंबई में बैठे लोग हैं, दुनिया भर में भारत के जो हमारे दर्शक हैं, उनको लगता है कि ये बहुत हाई जार्गन, स्टॉक मार्केट में जो बातें होती हैं, पता नहीं लोग ज्ञान कहाँ से लाते हैं। आप उन कम लोगों में से हैं जो कि यहाँ ज्ञान लाने के पहले भारत के छोटे शहरों में घूमते हैं। कोविड पीरियड में भी आप घूमे,
तो जो हम लोग कहते हैं इकोनॉमी में के शेप रिकवरी है, बड़ी कंपनियां मजबूत हो रही हैं, छोटी कमजोर हो रही हैं। आप जब कहते हैं रिकवरी बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, तो ग्राउंड से आप क्या देख के आए हैं जो नॉर्मली हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है? देखिए लास्ट एक महीने में मैं महाराष्ट्र के 3 छोटे शहरों में गया, राइट? एक शहर का नाम है बोईसर, मुंबई से 150 किलोमीटर दूर स्मॉल टाउन है। दूसरा है नासिक, जाना माना टाउन है। और तीसरा शहर में गया पुणे गया, राइट, विच इज़ अ वेल लार्जर सिटी। हम दुकानों में गए, रिटेल सेक्टर को देखा, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को देखा, सुपरमार्केट्स में गए, छोटे फैक्ट्रीज में गए, फैक्ट्रीज में जहाँ पे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स बन गए, फार्मा फैक्ट्रीज में गए, ऑब्वियसली होटलों में रहे फॉर ओवरनाइट स्टेज, हाईवे में ट्रैफिक देखी, टोल कलेक्टर लोगों से बात की। काफ़ी ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है एंड इसमें कुछ खास मिस्ट्री भी नहीं है। अगर आप अप्रैल मई जून 3 महीना इकोनॉमी को बंद कर दो, जाहिर है एक बाउंस बैक आएगा। वो बाउंस बैक हमको दिख रही है। उसके ऊपर 3 चीज़ें खास है ओवर एंड अबव द बाउंस बैक। जो पेंट अप डिमांड है, काफ़ी कंपनीज ने बात किया पेंट अप डिमांड के बारे में। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में साफ दिख रहा है कि कुछ हद तक पेंट अप डिमांड है। लेकिन उसके ऊपर 3 चीज़ें हैं जो बहुत दिलचस्प है। पहली चीज़, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो छोटा प्लेयर है, उसका दुकान बंद हो रहा है। वो मैन्युफैक्चरर हो, वो होटल चेन हो, वो सिनेमा हॉल हो या चाय की दुकान हो, राइट? लार्जर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर गेनिंग शेयर। छोटा दुकानदार, छोटा कंपनी, स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंपनी, उसके लिए कोविड घातक रहा है। और ये सिलसिला इंडिया में लास्ट 10 साल से चल रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तबाही, ऑर्गेनाइज सेक्टर का बूम। तो अगर आप एशियन पेंट्स का दिसंबर क्वार्टर का नंबर देखें, 30% वॉल्यूम ग्रोथ। जाहिर है पेंट इंडस्ट्री 30% से ग्रो नहीं की है। छोटा पेंट कंपनी बर्बाद, एशियन पेंट ने उसका शेयर उठा लिया है, राइट? ये ट्रेंड बहुत क्लियरली छोटे शहरों में दिख रहा है। छोटे छोटे दुकानदार बंद, और जो चेन है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उनका दुकान बूम कर रहा है। दूसरी जो ट्रेंड नजर आ रही है कि द 2.5% ड्रॉप इन द कॉस्ट ऑफ मनी, राइट? 2.5% से हाई स्ट्रीट पे कॉस्ट ऑफ मनी गिर गया है। इसका साफ इम्पैक्ट नजर आ रहा है। गाड़ी के सेल में, मारुति के रिजल्ट्स में वो उनका जिक्र करते हैं। ट्रक्स के सेल में, राइट? ट्रक सेक्टर, आई हैडंट एक्सपेक्टेड ट्रक सेक्टर टू रिकवर। ट्रक्स के सेल में रिकवरी दिख रही है। हाउसिंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में, महाराष्ट्र के छोटे शहरों में, महाराष्ट्र के बड़े शहर मुंबई में रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की लहर आ गई है। बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकानें भर गई हैं। सो कॉस्ट ऑफ मनी ड्रॉप का साफ इम्पैक्ट हाई स्ट्रीट पे, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे, ऑटो सेक्टर पे नजर आ रहा है। और तीसरी चीज, एक कोऑर्डिनेटेड टेक ऑफ दिख रहा है, जो पहले आयरॉनिकली कोविड के पहले दिख नहीं रहा था, राइट? कोविड के पहले एक स्थिति थी जहाँ पे कंफ्यूजन था। लोगों को पता नहीं इकोनॉमी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। एक बार इकोनॉमी 25% से श्रिंक हो जाती है, उसके बाद एक ही तरफ है इकोनॉमी जाने का, विच इज ऊपर, राइट? तो इससे क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं ऑटो एंसिलरी से बात कर रहा हूँ, ऑटो एंसिलरी मेरे को बोल रहा है, देखिए मेरा ऑर्डर बुक भरा हुआ है और मेरे को मेरे ऑटो ओईएम ने बोला है कि अगला प्लांट बनाना चालू कर दो। अगर आप अगला साल ऑर्डर पे बढ़ोतरी चाहते हो, आप नया प्लांट शुरू कर दो। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो लेबर सप्लाई करती है ऑटो सेक्टर को, वो बोल रही है मैं अपना स्टाफिंग बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना काम आ रहा है ऑटो एंसिलरी सेक्टर के, मेरी स्टाफिंग कमजोर पड़ रही है, राइट? सो suppliers to auto ancillary supplier to large auto OEMs and auto OEM themselves have visibility on demand, और इससे coordinated recovery का साफ नजर आ रहा है। And honestly, I've done out of the last 30 days, I must have spent 10 days doing these meetings on the road, because जैसे आप समझ रहे हो, मुंबई के एक एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठ के कुछ समझ नहीं आता unless we go out and walk the streets of India. करेक्ट। जो थीम्स आपने जिक्र किया और ग्रास रूट रियलिटीज बताई, उसमें और क्या थीम है? ये सवाल पूछने के पीछे मेरा मकसद बड़ा डायरेक्ट है कि हमारे रिटेल या नए निवेशक और यंग निवेशक आजकल बहुत आ रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे सिखा सकते हैं आप? देखिए हर पीढ़ी में, वो आपकी मेरी पीढ़ी हो या हमारे बाद की जो युवा हैं, हर एक पीढ़ी में देयर विल बी अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल who will read more than others, right? Who will read more annual reports, who will read more newspapers, who will read more internet blog sites, आज के ज़माने की बात करें, who will read more social media posts. And जो इंडिया में ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा बारीकी में जाता है, इंडिया में वही पैसा कमाता है। इंडिया में जो ज़्यादा मोटा मोटा पिक्चर देख के पैसा कमाने की चेष्टा करता है, उसके लिए इंडिया बहुत खतरनाक है। खतरनाक इस वजह से है कि हमारा देश एक तो गरीब है, उसके ऊपर बहुत डाइवर्स है।
बहुत डाइवर्स है। जो पिक्चर मैंने आपको महाराष्ट्र की बताई, ये पिक्चर कुछ हद तक गुजरात में भी यही पिक्चर है क्योंकि हमारे कोलीग्स वहाँ पे भी बेस्ड है। ये पिक्चर कुछ हद तक कर्नाटका भी पिक्चर है, बट ये पिक्चर मेरे ख्याल से बिहार या बंगाल में लागू नहीं है। जो पिक्चर मैंने अपने महाराष्ट्र की बताई, ये पिक्चर शायद एनसीआर में लागू नहीं है, राइट? सो इट्स अ डाइवर्स कंट्री, और मोटे मोटे आंकड़े जैसे जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, पी मल्टीपल, इससे इंडिया में कुछ पैसा बनने नहीं वाला है। तो हिंदुस्तान में वो जो भी इंसान बारीकी में काम करता है, डिटेल में काम करता है, मेहनत से काम करता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, वो सफलता प्राप्त करता है। और जो इंसान लेजी रिसर्च, लेजी सोच से निवेश करता है, उसके लिए फल थोड़ा खट्टा निकलता है। और सच्चाई ये है कि ये ज्ञान दरअसल अवेलेबल है, कोई थोड़ी मेहनत करे तो फ्री में ही अवेलेबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सो वो एक्चुअली, वो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा डेमोक्रेटाइजेशन जो रहा है, इस इंटरनेट की वजह से हम सबके पास वो रिसोर्सेज हैं, राइट? कुछ खास महंगा नहीं है, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट पे मिल जाता है रिसोर्स, बट वो पढ़ के दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे आपकी किताब, आपके बुक शेल्फ में देख रहा हूँ, कुछ कमाल की किताबें हैं, उस प्रकार की किताबें पढ़नी होती है। उसके साथ साथ एनुअल रिपोर्ट पढ़ना होता है, और तीसरी चीज, जाके सड़कों में घूमना होता है, फैक्ट्री में जाके बात करनी होती है, हिंदुस्तान का अंदाजा लगाना होता है। एयर कंडीशन कमरे में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा सवाल है जो सबके मन में है, वो है जॉब, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी से जुड़ी हुई है। आपने फिस्कल स्टेबिलिटी की बात कही कि बजट को आप क्यों देखेंगे। इकोनॉमी की रिकवरी में जॉब की स्टोरी कैसी दिख रही है, और उसमें क्या आप होप कर रहे हैं कि बजट कुछ खास करेगा? तो ये वाला जो सवाल है ना संजय जी, ये वाला सवाल कुछ वैसा ही है कि गरीबी की समस्या कितनी कितनी खतरनाक है। तो मैं डेवलप्ड वर्ल्ड में आधी जिंदगी रह चुका हूँ, और इंडिया में आधी जिंदगी रह चुका हूँ। तो डेवलप्ड वर्ल्ड में यही सोचते रहते हैं गरीबी की समस्या कैसे हटाई जाए, और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में यही। सो मैं जो बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ कि at any point in time, given the vastness of our country, there will be an unemployment problem, right? That should not be the fulcrum on which we decide कि हम निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, right? So let me now put it in a different context. CMI, not भारत सरकार, CMI consistently बोल रहा है लास्ट 6-7 महीने में कि कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली इज लोअर दैन, सो मतलब अगर लास्ट 3-4 महीने की बात करें, इज लोअर दैन व्हाट इट वाज इन फरवरी, राइट? सो ऑब्वियसली लोग स्केप्टिकल, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट लो कैसे हो सकती है, ज्यादा होना चाहिए। सीएमआई फिर इसलिए क्लैरिफाई कर रहा है कि देखिए, रूरल सेक्टर में क्रिएशन हुई है, प्लस एनआरईजीए का भी कुछ रोल है, सरकार ने एनआरईजीए के पैसे बढ़ा दिए हैं। तो इसलिए सीएमआई लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या एक्चुअली टुडे is less than it was before COVID, perhaps because of reverse migration from the cities to the villages, ठीक है? बट ओवरऑल जो वो भूखमरी वाली सिचुएशन लोग पेंट करते हैं, वो वाली समस्या नहीं है। दूसरी चीज, जहाँ पे मैं फैक्ट्री के मैनेजर से बात करता हूँ या फैक्ट्री के रिक्रूटर से बात करता हूँ, वो सारे बोल रहे हैं कि वेज इन्फ्लेशन 15-20% में भाग रही है। फैक्ट्री लेबर, मैं ये मैनेजर की नहीं बात कर रहा है, 1 लाख का 2 लाख का जो लेबरर काम करता है, वहां पे भी वेज इन्फ्लेशन भारी साबित हो रहा है। उससे साफ नजर आता है कि एक लेबर स्केर्सिटी की सिचुएशन है, नॉट भूखमरी की सिचुएशन, राइट? अगर नहीं होती, लेबर स्केर्सिटी की सिचुएशन नहीं होती, तो वो 15-20% वेज इन्फ्लेशन की दरकार नहीं होती। फैक्ट्री की बात छोड़िए सर, हमारे ऑफिस के बाहर जो कॉफी शॉप है, वहां पे शॉर्ट स्टाफ है वो इंसान, राइट? सुबह 12 बजे तक वो शॉर्ट स्टाफ रहता है, एक ही इंसान कॉफी भी बनाता है, पैसे भी लेता है, दुकान साफ भी करता है। मैं 4 महीने से देख रहा हूँ, बोल रहा है, एंड दिस इज अ वेल नोन कॉफी शॉप, बिल्कुल जाना माना कॉफी शॉप, उनको लेबर नहीं मिल रहा, राइट? ट्रक ड्राइवर की शॉर्टेज चल रही है, फैक्ट्री लेबर की शॉर्टेज चल रही है। तो अगर इतनी इतनी बेकारी की समस्या होती, तो लेबर शॉर्टेज इस पैमाने पे नजर नहीं आता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। दूसरी चीज कि इस ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए जो थीम्स अपने आप इमर्ज हो गई पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, वो तो आप बता ही रहे हैं, कुछ और उसमें जोड़ना चाहें तो। लेकिन अब इसको सस्टेन करने और तेजी से बढ़ाने के लिए क्या क्या होप या पॉसिबिलिटीज हैं जिसको आप अंडरलाइन करते रहते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं? सो आई थिंक तेजी से बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से कुछ इजी सॉल्यूशंस है नहीं। इंडिया इवॉल्व्स, कोई रेवोल्यूशन होती नहीं है, क्रांति नहीं होती, इवोल्यूशन होता है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान का इवोल्यूशन लास्ट 10 साल की जो कहानी है, if you ask me, the big headline of the last 10 years is the gradual demise of the smaller player, the unorganized player, and the rise of giant monopolists, right? तो हर इंडस्ट्री में देखिए, हर इंडस्ट्री में
एक या दो कंपनी हावी हो जा रहे हैं, 80-90% उस इंडस्ट्री की प्रॉफिट उनके नाम जा रही है, और जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री टाइप प्लेयर थे, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ वाले टर्नओवर की इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, उनकी दुकान बंद हो जा रही है। ये कहानी बरकरार रहेगी। इसी प्रकार जापान इंडस्ट्रियलाइज हुआ, इसी प्रकार यूएसए इंडस्ट्रियलाइज हुई, वही इंडिया की कहानी रहेगी। 20-25 जायंट मोनोपोलिस्ट, इंडिया का 75% प्रॉफिट मुनाफा, पूरे देश का 75% मुनाफा 20-25 जायंट मोनोपोलिस्ट के नाम जा रहा है। यही 20-25 मोनोपोलिस्ट इंडिया को आगे खींचेंगे। इन्हीं का कैपिटल, इन्हीं की मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, इन्हीं का रिस्क टेकिंग एपेटाइट देश को आगे खींचेगा। एंड देयरफॉर इट इज अ लिटिल हार्ड फॉर अस टू से कि इनको और कैसे धक्का मारा जाए, बिकॉज जितना धक्का मारना है वो मार रहे हैं। ये मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट लास्ट 10 साल में 20% प्रति वर्ष ग्रो किया है, राइट, विच आई थिंक इज अ स्पेक्टेकुलर रेट ऑफ रिटर्न। सो प्रॉब्लम हमारे लिए, आपके लिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। हम जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं वो वेस्टर्न पैराडाइम है। वेस्टर्न पैराडाइम जैसे कि लोग लंदन में बैठ के यूके इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं, राइट। सरकार प्लानिंग करती है वेस्टमिंस्टर में बैठ के कि यूके इकोनॉमी के क्या पॉलिसी प्रपोजल्स हैं, यूके इकोनॉमी की ग्रोथ क्या रहेगी। लंदन में बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, ब्रोकर बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ यूके की ऐसी रहेगी, इस प्रकार से निवेश कीजिए। वो पूरा वेस्टर्न पैराडाइम हमने उठा के इंडिया में बिठा दिया है, बट इंडिया में वो पैराडाइम काम नहीं करता, बिकॉज 1.3 बिलियन की आबादी है, डाइवर्स इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग, फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी है। सो जो वेस्टर्न पैराडाइम है पॉलिसी मेकिंग का और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का, हमने वेस्ट से वो कॉपी किया है। वेस्टर्न किताबें पढ़ के, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करके हमने वो कॉपी करके वेस्टर्न पैराडाइम इंडिया में बिठा दिया है। पर ना तो वो पॉलिसी मेकिंग पैराडाइम काम करता है हिंदुस्तान में, और ना ही वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग पैराडाइम काम करता है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस हैं। उसका एक सोशलिस्ट प्लानर का दिल्ली में बैठ के उसको चेंज करना मुश्किल है। उसको समझ के उसके to understand the grain of the Indian economy and invest with the grain of the Indian economy is the best way to prosper in this country, rather than your and my discussing how do we accelerate the progress, how do we revolutionize the country. This is a country which evolves, there is no revolutions in our country. Very interesting you say this. So आखिरी सवाल, आज के पॉलिसी मेकर्स और दूसरे क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स, उनको ये बात कितनी समझ में आई है? देखिए, अगर आप इंडिया की पॉलिसी मेकिंग का हिस्ट्री देखें 1947 से, हम सोवियत मॉडल से ऑब्वियसली बहुत इम्प्रेस थे। 50-60s में महालानोबिस जैसे लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाया, और पूरा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो ढांचा है वो उसी सोशलिस्ट ढांचे में बना हुआ है कि सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऊपर से धक्का मारा जाएगा, नीचे के जो प्राणी हैं वो ऊपर के धक्के को रिस्पॉन्ड करेंगे। जाहिर है as the years go by that system is increasingly dysfunctional, right? आप कहाँ से दिल्ली में किसी भवन में बैठ के धक्का मारोगे, केरला में कोई इंसान आपका धक्का लेगा, क्यों सुनेगा भी क्यों, right? So increasingly I think it is dawning on our policy makers, especially our politicians more than our policy makers, कि ये पुराना सोशलिस्ट सोच, इसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर आप इसका एक प्रूफ देखें, जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है, इट इज बेसिकली freeing up putting the free market into the agricultural system. There are bound to be winners and losers, right? As an economist, I could opine that the winners will be bigger than the losers, which I'm pretty sure it will be. But it is also true that you cannot run agriculture, just to take the largest employer in our country, you cannot run agriculture in a socialist mindset कि fertilizer subsidy मैं calculate करूंगा, MSP मैं calculate करूंगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कितना खरीदेगी वो मैं calculate करूंगा, फिर वेयरहाउस का हर तीसरे महीने में एक्सपोर्ट के रूल बदलूंगा। वो पुराना सोच है, वो धीरे धीरे जंक हो रहा है। But obviously, as the old gets discarded, people who benefited from the old paradigm are going to protest. वही आपको दिल्ली के सड़कों में आज दिख रही है। बहुत इंटरेस्टिंग सौरभ, आपने हमेशा वो ढर्रे को तोड़ के सोचने की क्यों जरूरत है ये बताते रहते हैं, और इसीलिए आपसे फिर मुलाकात होगी बजट वाले दिन। आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू संजय जी, थैंक यू।